Hello student, today in the lesson, the sector of the Indian economy, I will discuss the topic how do we protect the workers in the unorganized sector. Means हम कैसे जो वर्कर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनका हम बचाव कैसे करें, उनकी सुरक्षा कैसे करें. तो हमें बहुत सी चीज़ें जाननी होंगी. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी बताता चलता हूँ. सबसे पहले देखना होगा हमें कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. पहला इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका स्लो एक्सपेंशन है, यानी कि बहुत स्लो रैपिड यूल से वेलोसिटी से या गति से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जॉब देने की जो प्रक्रिया होती है, जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी होती है, बहुत ज़्यादा शिथिल होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है. दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यूनिट हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो हैं, इंटरप्राइजेस तो हैं यहाँ पर, बट वो किसकी तरीके से कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरीके से, या उसमें काम भी कर रहे हैं. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कि जो गवर्नमेंट है ऐसी बहुत सी रूल्स को और रेगुलेशंस को, मतलब जो गवर्नमेंट के बनाए होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हमेशा रिफ्यूज़ करता रहता है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मतलब कंप्रोमाइज़ करना होता है, शायद स्टेटस को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर या डिग्निटी को लेकर. तो ऐसी कंडीशन में वो यहाँ पर अपना कुछ सम्मान तलाशने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काम करते हैं. लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है. इसके अलावा एक चीज़ और समझनी होगी कि जो जॉब्स थी 1990s में, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी का यूज़ स्टार्टिंग किया था, यानी कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशंस, तो उस समय पर 1990s में ऐसी बहुत सी जो MNCs थीं जो जिनको कि इंडिया आने का मौका लगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स थीं जो वो धीमे धीमे मतलब उनसे लोगों को निकाला जाने लगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगी और बड़ी तेज़ी से जो लोग थे वो शिफ्ट होने लगे किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग थी, ना उनके पास कोई स्किल थी, ना उनके पास कोई दूसरा टैलेंट था, जिसकी वजह से वो टिक पाते संगठित क्षेत्रों में, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखिए रिजल्ट जो है उनको ज़बरदस्ती किस में काम करने को मजबूर होना पड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. और जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इनके संग एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा, शोषण बढ़ने लगा. ठीक ना, शोषण जो था वो कई प्रकार से था, इकोनॉमिकल था, सोशल था, और इसके अलावा और भी तरीके से उनका शोषण होता चला गया. इसके अलावा उनको जो प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी, जिसका इफ़ेक्ट हुआ कि उनको अनफेयर, लो और इरेगुलर वेजेस भी उनको ऑफ़र की गई, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके भी इन सारी चीज़ों को मान के भी उन्होंने काम किया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. इसके अलावा कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी और इसके अलावा कोई बेनिफिट इनको नहीं थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि और ज़्यादा वो बदतर होते चले गए. उनकी लाइफ जो थी वो और ज़्यादा मतलब इनसिक्योर होती चली गई. इसके अलावा देखिए जो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई, कुछ तरीके अपनाए, जिससे कि इन जो वर्कर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका कैसे बचाव किया जा सके. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर पहली बात तो काम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो वर्क है उसको और ज़्यादा मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है. इसके अलावा जो प्रोडक्शन है और जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलना चाहिए लगातार. अदरवाइज़ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से मतलब काम भी करेंगे और बट कोई बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा देखिए जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है, वल्नरेबल का मतलब होता है वो लोग जो कि असहाय हों या फिर जिनका कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती हो. ऐसे लोग जो हैं हमें रूरल एरियाज़ में भी मिलते हैं और हमें अर्बन एरियाज़ में भी मिलते हैं. ऐसे जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन फिर भी हम रूरल एरियाज़ के हिसाब से देख लेते हैं तो जो वर्कर्स होते हैं वो अधिकतर लैंडलेस होते हैं, यानी कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, यानी कि भूमिहीन किसान होते हैं और जो कि काम करते हैं किसमें, कृषि क्षेत्रों में. इसके अलावा देखिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं इनकी संख्या इंडिया में तकरीबन 80% के आसपास बताई गई है. ये सबसे बड़ी चुनौती होती है. इसके अलावा शेयर क्रॉपर होते हैं,
यानी कि वो लोग जो कि खेती पक जाने पर इसको हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, या इसके अलावा दूसरे जो लेबर होते हैं एग्रीकल्चर की राइपनिंग होने पर वो ऑफ़र किए जाते हैं, तो ऐसे लोग वो होते हैं। इसके अलावा गांव में और भी एक कैटेगरी दी जाती है आर्टिशंस की। आर्टिशंस का मतलब हो गया कि वो लोग जो कि कई प्रकार के डेली बेसिस वाले काम करते हैं, जैसे कि वेवर्स हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं या गोल्ड स्मिथ हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कहाँ पर? हमें रूरल एरियाज़ की बात की जा रही है फ़िलहाल। तो अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएँ जिससे कि इनका इम्प्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पर्याप्त ऐसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे कि समय पर डिलीवरी करना किसकी, सीड्स की, इनपुट्स की, और सबसे बड़ी बात है क्रेडिट की। क्रेडिट का मतलब हो गया कि जो उनको लोन मिलता है वो मनी लेंडर से मिलता है, और मनी लेंडर अक्सर उनको एक्सप्लॉयटेशन करता है किसके बेसिस पे, इंटरेस्ट की बेसिस पे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मतलब सामना करना पड़ता है किसका, लोन को समय पर ना चुकाने का, जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप का शिकार होते चले जाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि वो अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठते हैं और अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे भी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ की ज़रूरत यहाँ पर तुरंत पड़ने वाली होती है, क्योंकि बिना स्टोरेज फैसिलिटीज़ यानी कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं जो, क्योंकि इनको ऐसी बहुत सी क्रॉप्स उगानी पड़ती है जिसको कि तुरंत स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, और ऐसी कंडीशन में अगर ये ना होंगी तो उनकी क्रॉप्स उगाना बेकार हो जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग आउटलेट की बात करते हैं। मार्केटिंग आउटलेट का मतलब हो गया कि अगर ये फसल पका तो लेते हैं, बट इनको अगर सही व्यक्ति, इनका ख़रीदार नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी पकाई हुई फसल जो इन्होंने बोई है, जो पैदा की है, जो काटी है, उसका कोई भी समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट ने भी MSP रेट चलाया रखा है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। फिर भी छोटे छोटे गांव में तो अक्सर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर वो शहरों में आ जाएं तो उनको शायद प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मिडल मैन होते हैं, जो मध्यस्थ लोग होते हैं, वो उनको अक्सर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, और जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा देखिए, जो वल्नरेबल जो है कैटेगरी के लोग, वो अर्बन एरियाज़ में उनको हम लोग कैसे देख पाएंगे, तो वो होते हैं स्मॉल स्केल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स, यानी कि कॉटेज स्किल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर। इसके अलावा कैजुअल वर्कर्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले वर्कर। और कैजुअल का मतलब हो गया कि वो लोग जो कि आकस्मिक लेबर होते हैं, जैसे कि तुरंत आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर्स, जिनको कि कभी भी निकाला जा सकता है, और अगर कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया शायद उनको महीनों सालों तक कोई ना पूछे। इसके अलावा वेंडर्स होते हैं जो कि तरह तरह से गाड़ी लेके, कार्ट लेके, या फिर अपने सर पे बोझा लेके जगह जगह घूमते हैं और सामान बेचते हैं। इसमें हेयर लोड जो वर्कर होते हैं, इनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी देखी जाती है, क्योंकि इनका जो एक तरीके से डेस्टिनेशन होता है वो निश्चित रूप से कंफर्म नहीं होता है, वो जगह जगह मारे मारे घूमते रहते हैं। इसके अलावा गारमेंट मेकर्स होते हैं, जिसमें कि वीवर्स होते हैं, और दूसरे जो कैटेगरी के जो वर्कर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने मालिक के ऊपर। इसके अलावा जो रेज पिकेटर होते हैं, यानी कि जो ये सब पॉलीथीन को या रेपरिंग का काम करते हैं, तो ऐसे भी लोग जो होते हैं वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेटजी क्या होगी इनको सुधारने की? सबसे ज़्यादा होगी कि जो रॉ मटेरियल है उसकी बराबर आवगी होती रहे, यानी कि बराबर उसकी डिलीवरी होती रहे, जिसकी वजह से अगर लगातार डिलीवरी होती रहेगी तो जो वर्कर्स हैं जो कि स्मॉल स्केल यूनिट में, कॉटेज स्केल यूनिट में काम करते हैं, तो लगातार रॉ मटेरियल के डिलीवरी होने से उनके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका जो मास प्रोडक्शन होगा वो उनको और ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसके अलावा मार्केट आउटपुट की बात करते हैं, तो मार्केट आउटपुट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी जो क्वालिटी होती है। इसके अलावा जो मार्केट आउटलेट होता है उसकी भी देखी जाती है कि उनके जो ख़रीदार हैं वो किस प्रकार के हैं, जो उनके सेलर हैं, जो उनके बायर्स हैं, किस पर मार्केट कितनी दूरी पर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और इसके अलावा जो डिलीवरी चार्जेस है वो कैसा लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको हैंडल करनी होती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है जो कि हम लोग स्टडी करते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है इन दोनों कैटेगरीज़ के लोगों की, जो कि सोशल अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सामाजिक भेदभाव। जो सामाजिक भेदभाव होता है बहुत चरम पे होता है, ख़ासतौर से SC और STs के संग ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। फिर इसके अलावा
इरेगुलर एंड लो पेड जॉब्स जो होती हैं वो दोनों ही जगहों पर देखी जाती है समान रूप से, गांव में और शहरों में भी। इसके अलावा सोल्यूशन अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में क्या है कि नीड डेवलपमेंट। अब नीड डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि इनका सामाजिक विकास से, इनका आर्थिक विकास, इनका और भी प्रकार से मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंक्रीट लॉज जो हैं वो बनाने चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए जो कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और भय पैदा कर सकें उन लोगों में जिनके यहाँ ये काम करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए खास तौर से इन प्रकार के लोगों में जो कि लोअर कैटेगरी के होते हैं। इसके अलावा सोशल अपलिफ्टमेंट की बात भी की जाती है अक्सर, क्योंकि सोशल अपलिफ्टमेंट का मतलब हो गया कि उनका सामाजिक उद्धार जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सामाजिक उद्धार किया था आज से 100-150 साल पहले, जैसे कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी जी या फिर B.R. अम्बेडकर, या फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो वाकई में इस समय ज़रूरत है। वो भी हर जगह नहीं है, वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये वाकई ज़रूरत है। इसके अलावा उनके माइंड सेट आपको चेंज करना होगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वीक पीपल की बात भी की जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इनका किया जाए और इकोनॉमिक वीक पीपल को भी आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि हम किस प्रकार से जो वर्कर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका बचाव हम कैसे करें और इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या रीज़न हैं, इसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं और उसके हम किस प्रकार से सलूशन देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट करके मुझे सूचित करें या मुझे कंफर्म करें कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। तो होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा आज का, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और सबसे अच्छी बात है कमेंट करें। कमेंट देने से क्या होगा कि मोटिवेशंस मिलती है और मोटिवेशंस मिलने से शायद अच्छी वीडियो और अच्छे बन सके। ठीक है ना स्टूडेंट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू।